हेलो बच्चों, आज चैप्टर 10 सरल रेखाएं स्टार्ट करेंगे। सरल रेखाओं के बारे में जानने से पहले हल्का सा रिवीजन। द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति, 2 डायमेंशनल जियोमेट्री, 2D जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। 9th-10th में आप पहले पढ़ चुके हो तो हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं एक बार जो कुछ भी पढ़ा है आपने अभी तक। देखो, कोई भी समतल दे रखा है, एक तल है समतल, उसमें कोई एक बिंदु दे दिया। उस बिंदु की स्थिति का निर्धारण कैसे करते हैं बेटा? किसी भी तल में विद्यमान किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपने को परस्पर दो लंबवत रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक रेखा तो क्या होती है? ऊर्ध्वाधर, और दूसरी रेखा क्या होती है? क्षैतिज रेखा। ये किस प्रकार से हैं? परस्पर लंबवत रेखाएं। जिसमें जो क्षैतिज रेखा है बेटा, उसका नाम तो क्या है? एक्स एक्स। जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसका नाम क्या है? वाई एक्स। इन दोनों को एक साथ बोलना चाहेंगे तो क्या कहते हैं? निर्देशी एक्स। क्या कहेंगे? निर्देशी एक्स। नामकरण कैसे करते हैं? एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। एक्स एक्स और वाई एक्स का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, जिसको मैंने O से प्रदर्शित किया है, उसको क्या कहते हैं बेटा? मूल बिंदु। मूल बिंदु। इंग्लिश में मूल बिंदु बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन, ORIGIN। ओरिजिन से O लिख दिया। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। मूल बिंदु क्या है? यहाँ पे रिफरेंस पॉइंट है। मतलब इस तल में जितनी भी अपन दूरियां मापेंगे वो हमेशा कहाँ से शुरू करेंगे? मूल बिंदु से। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? मूल बिंदु। अब ये जो तल बन गया, जिस तल में एक्स एक्स और वाई एक्स स्थित है बेटा, उस तल का नाम क्या है? उस तल का नाम है एक्स वाई तल, या दूसरा नाम क्या है? कार्तीय तल। कार्तीय तल, एक्स वाई तल या कार्तीय तल। एक्स एक्स पे मूल बिंदु से इधर की तरफ जो दूरी मानेंगे वो धनात्मक लेके चलते हैं। मतलब ओ एक्स क्या कहलाती है? धनात्मक एक्स एक्स। मूल बिंदु से लेफ्ट साइड में इधर की तरफ जाएंगे तो दूरी का मापन क्या करेंगे? माइनस में। दूरी की जो दूरी होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ जो प्लस माइनस का चिन्ह लगा रहे हैं वो किस लिए लगा रहे हैं? ताकि अपन ये निर्धारित कर सकें कि मूल बिंदु से ऊपर गए हैं, नीचे गए हैं, एक्स एक्स पे कौन सी तरफ गए। तो यहाँ प्लस माइनस का जो चिन्ह है वो सिर्फ स्थिति का निर्धारण करने के लिए, बाकी दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। दूरी हमेशा ही धनात्मक होती है बेटा। तो इसका मतलब ओ एक्स डैश को क्या बोलेंगे? ऋणात्मक एक्स एक्स। ऐसे ही जो ओ वाई होती है वो धनात्मक वाई एक्स, और ओ वाई डैश होती है वो ऋणात्मक वाई एक्स होगी। अब ये जो परस्पर लंबवत रेखाएं जिनको अपन ने एक्स एक्स और वाई एक्स कहा है, ये इस तल को क्या कर रही है बेटा? 4 बराबर भागों में विभाजित कर रही हैं। तो 4 अंशों में, 4 भागों में तोड़ रही हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? चतुर्थांश। चतुर्थ प्लस अंश, चौथा हिस्सा। तो इनके भी नामकरण किया हुआ फिक्स है। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है चतुर्थांश वो कहाँ से बना है? एक्स ओ वाई से। एक्स डैश ओ वाई सेकेंड चतुर्थांश है। एक में लिख देता हूँ, इसका नाम क्या है? चतुर्थांश। या दूसरा नाम क्या है? पाद। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। दोनों में से जो आपको उचित लगे वो शब्द काम में ले सकते हो, दोनों ही वैलिड नाम है इसके। तो ये हो गया प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश हो गए। अब देखो बेटा, जो दूरी लेंगे उस दूरी का निर्धारण कैसे करेंगे? एक्स एक्स पे जो दूरी ली है अपन ने, वाई एक्स पे जो दूरी ली है, उसमें अगर किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करेंगे तो वो निर्धारित रूप किस प्रकार से दर्शाएंगे? तो
जो 2D की बात कर रहा हूँ, एक्स वाई तल में किसी भी बिंदु की स्थिति का निर्धारण कर रहे हैं तो बिंदु के जो निर्देशांक, जो निर्देश देने वाले जो अंक हैं निर्देशांक, उसको कैसे लिखेंगे अपन, छोटे कोष्ठक में x, y। इसको बोलते क्या है, क्रमित युग्म। वैसे तो क्या कहेंगे इसको, निर्देशांक कहते हैं बेटा, किसी बिंदु के निर्देशांक। और ये है क्या, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म से मतलब देखो, क्रमित मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें क्रम का महत्व हो, और युग्म यहाँ पे देखो x और y दो संख्याएं, यदि एक जोड़ा बन रहा है तो दो को अपन युग्म बोलते हैं। तो दो ऐसी संख्याएं जिनमें क्रम का महत्व हो वो क्या हो जाएगा, क्रमित युग्म। कैसे, जैसे मैंने 2,3 लिख दिया और एक 3,2 लिख दिया। अब संख्याएं तो मैं 2 और 3 ही ले रहा हूँ, लेकिन ये दोनों अलग है बेटा। इसमें x बराबर 2, y बराबर 3 है, इसमें x बराबर 3, y बराबर 2 है। तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया हुआ है, क्रमित युग्म नाम दिया हुआ है। तो ये तो हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और जानेंगे। फिलहाल इसके बारे में देख लो एक बार फिर से कि कोई भी बिंदु है, उस बिंदु की स्थिति का निर्धारण करेंगे तो क्या है, परस्पर दो लंबवत रेखाओं की आवश्यकता होगी। उसमें से एक रेखा तो क्या होगी, ऊर्ध्वाधर हो जाएगी, दूसरी क्या होगी, क्षैतिज रेखा होगी। ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम है y-x, क्षैतिज रेखा का नाम है x-x। दोनों रेखाओं को एक साथ क्या कहेंगे, निर्देशीय x। दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या कहलाता है, मूल बिंदु, जिसको किससे प्रदर्शित करेंगे, O से। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0। इनको x को लिखने के लिए x O x डैश, y O y डैश। OX धनात्मक XX, OX डैश ऋणात्मक XX, OY धनात्मक YX और OY डैश क्या होगा, ऋणात्मक YX हो जाएगा। ये जो तल बना है, इस तल का नाम है XY तल या कार्तीय तल। अब कार्तीय तल में जो x और y है वो उस कार्तीय तल को क्या करेंगी, 4 भागों में विभाजित करती हैं। उनका नाम क्या है, चतुर्थांश या पाद। इनके भी फर्स्ट वो जो सीक्वेंस है वो फिक्स है पहले से, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। उसके बाद में अगर अपने पास कोई बिंदु दिया हुआ है बेटा, तो उस बिंदु के जो निर्देशांक हैं, जो स्थिति है, वो किस प्रकार से लिखते हैं, छोटे कोष्ठक में x, y। इसको कहने को तो क्या कहते हैं, निर्देशांक। और ये वास्तव में है क्या, क्रमित युग्म। क्रमित क्रम का महत्व है, युग्म जोड़ा बन रहा है, जैसे आपको बता दिया 2,3 और 3,2। अब इसमें जो मूल बिंदु है ओरिजिन, जिसको O से लिखा है, ये क्या है, ये रिलेटिव वो पॉइंट है जितनी, जहां से अपन क्या करेंगे, दूरियों का मापन स्टार्ट करेंगे। जितनी भी रेफरेंस पॉइंट लेके चलेंगे इसको, जितनी भी दूरियों का मापन करेंगे वो कैसे मानेंगे अपन, यहाँ पे मूल बिंदु से शुरू करके मानेंगे। जैसे इधर की तरफ आएंगे, x में धनात्मक लेंगे, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक, इस प्रकार से। तो चलो अभी इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं अपन। ये भी जो मैं कुछ भी बता रहा हूँ बेटा, ये सब कुछ आपका पहले से पढ़ा हुआ है, जस्ट रिवीजन के तौर पे बता रहा हूँ मैं भी। ऐसे तो इसमें 2D में बहुत कुछ ऐसे नए पॉइंट है जो सरल रेखा से अपने पहले पढ़ने चाहिए कंपटीशन लेवल के, लेकिन फिलहाल अपन सिर्फ NCERT कर रहे हैं यहाँ पे, तो NCERT में जो है उसी के अकॉर्डिंग में करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो निर्देशांकों के बारे में और जानते हैं थोड़ा सा। ये x O x डैश, y O y डैश। अब मैं कोई बिंदु P ले रहा हूं बेटा, और इस बिंदु P के निर्देशांक क्या हैं, x, y है। तो अब ध्यान से देखो, अगर मेरे को इस बिंदु P को ग्राफ में कहीं प्लॉट करना हो तो कैसे करोगे, जैसे 2,3 दे दिया, आपने 10वीं क्लास में भी देखा होगा, तो x पे तो x बराबर 1, 2 लोगे, और y पे क्या करोगे आप, 1,
2 3, तो x बराबर 2 और y बराबर 3, जहाँ जिस बिंदु पे मिलेंगे वही क्या हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा। तो ये ऐसे पी x, y है, और ये जो लेके चल रहे हैं अपन ये लंबवत हैं, ये यहाँ पे दूरी जो चलेंगे, ऐसा नहीं कि तिरछा डायरेक्ट यहाँ से पहुँच गए, अपन एक्स एक्स से जो दूरी ले रहे हैं वो भी लंबवत लेंगे, वाई एक्स से जो दूरी ले रहे हैं वो भी लंबवत। तो ये ए बोल देता हूँ, ये बी। जैसे यहाँ पे देखो 2,3 अपन ने प्लॉट किया है, तो एक्स पे कितना लिया है 2, एक्स बराबर 2 है, और वाई पे कितना लिया है 3। तो यहाँ पे देखो एक्स तो एक्स ही है, मतलब ओ ए कितना है एक्स, तो ओ ए एक्स है, तो बी पी भी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। क्यों, एक आयत बन रहा है 90 90 90, तो ये भी 90 आ जाएगा, आयत बन जाएगा। आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समान लंबाई की। ऐसे ही यहाँ y निर्देशांक y है, तो मतलब OB कितना है y, तो जितना OB है उतना ही क्या हो जाएगा AP हो जाएगा। तो अब देखो बेटा, जो x निर्देशांक है उसका नाम है भुज, और y निर्देशांक है उसका दूसरा नाम क्या है कोटि। मतलब एक नाम तो सीधा सीधा है क्या, x निर्देशांक, ये y निर्देशांक। इसको x निर्देशांक के अलावा क्या कह सकते हैं अपन, भुज, और इसको कोटि कह सकते हैं। तो अब देखो बेटा, वास्तव में जो ये बिंदु P है, इस बिंदु P का जो x निर्देशांक है वो वास्तव में है क्या, y एक्स से लंबवत दूरी, और जो कोटि है वो क्या है x एक्स से लंबवत दूरी। जैसे इसी से समझ लो, ये वाली दूरी 2 है, तो ये भी 2 इकाई आ जाएगी। ये दूरी अगर 3 है तो ये इकाई दूरी भी कितनी आ जाएगी 3 इकाई। तो बिंदु जैसे P ये 2,3 है, तो इसमें जो भुज है 2, वो वास्तव में क्या है, जो x निर्देशांक है उल्टा होगा। x निर्देशांक क्या होगा, y एक्स से लंबवत दूरी, और y निर्देशांक क्या होगा, x एक्स से लंबवत दूरी। तो यहाँ पे देखो, जो x निर्देशांक है 2, वो वास्तव में क्या है, y एक्स से लंबवत दूरी है। देखो y एक्स ये रही, इससे 2 इकाई की दूरी पे है। जो y निर्देशांक है 3, वो वास्तव में क्या है, इस बिंदु P की x एक्स से लंबवत दूरी है 3 इकाई। तो ये दिमाग में बिठा लेना बेटा, जो भुज होता है मतलब x निर्देशांक, वो y एक्स से लंबवत दूरी होती है उस बिंदु की, और जो y निर्देशांक है वो उस बिंदु P की x एक्स से लंबवत दूरी होती है। इसका दूसरा नाम क्या है, भुज और कोटि भी है। अब इसी से अपने को पता चलता है कि अगर x एक्स पे कोई बिंदु विद्यमान हो तो किस रूप में होगा, y एक्स पे हो तो किस रूप में होगा, और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 कैसे आए। तो अब देखो, x एक्स पर स्थित, x एक्स पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बेटा, x, 0 रूप में होते हैं। मतलब x एक्स पे y निर्देशांक 0 होता है। क्यों होता है समझो, अभी बताया ना कि y निर्देशांक वास्तव में है क्या, उस बिंदु की x एक्स से लंबवत दूरी। अब अगर कोई बिंदु x एक्स पे ही विद्यमान है, जैसे ये बिंदु मैंने P इस बार x एक्स पे ले लिया, तो इस बिंदु P की y एक्स से लंबवत दूरी, ये मूल बिंदु है, यहां से चल के आना है, तो ये दूरी मैं x ले रहा हूं, तो जो भुज होगा वो तो क्या होगा, y एक्स से लंबवत दूरी, y एक्स ये रही, इससे लंबवत दूरी x है, तो ये तो मिल जाएगा भुज। और जो कोटि होती है वो उस बिंदु की x एक्स से लंबवत दूरी। अगर ये बिंदु x एक्स पे ही है तो x एक्स से इसकी लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि x एक्स पे ही है, इसलिए यही निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही y एक्स पर स्थित, y एक्स पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में हो जाएंगे बेटा, 0, y रूप में होते हैं।
क्यों होंगे? अगर कोई बिंदु P वाई एक्स पे ही है तो मैं मान लेता हूँ मूल बिंदु से वाई एक्स पे दूरी कितनी है? y। तो जो कोटि है वो तो क्या होगी? x, इससे जो कोटि है वो तो क्या होगी? वाई एक्स से लंब दूरी। अगर ये बिंदु P वाई एक्स पे ही है तो वाई एक्सिस की लंब दूरी हो जाएगी 0 और x अक्ष से लंब दूरी कितनी है? y। तो ये कितनी हो जाएगी इसकी कोटि? ये भुज 0, कोटि कितनी हो जाएगी? y हो जाएगी। तो सीधी सी भाषा में याद क्या रखना है? x अक्ष पे y निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पे x निर्देशांक 0 होता है। अब बारी आती है बेटा मूल बिंदु की। बताओ मूल बिंदु x अक्ष से कितनी दूरी पे है? x अक्ष पे ही है तो x अक्ष से लंब दूरी कितनी होगी इसकी? 0। x अक्ष लंब दूरी होती है y निर्देशांक, तो y निर्देशांक आ गया इसका 0। अब ये y अक्ष से बताओ कितनी दूरी पे है मूल बिंदु? ये y अक्ष के ऊपर ही स्थित है तो इसका मतलब मूल बिंदु की y अक्ष से लंब दूरी कितनी हो गई? 0 और y अक्ष से लंब दूरी क्या होती है? भुज। तो भुज क्या हो जाएगा इसका? 0। तो इस मूल बिंदु के लिए क्या हो गया? इसकी x अक्ष से लंब दूरी भी 0, y अक्ष से लंब दूरी भी 0 है, इसलिए इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0,0 होते हैं। तो ये तो बात हो गई कि एक्स वाई तल या कार्तीय तल क्या है, एक्स एक्स क्या है, वाई एक्स क्या है, चतुर्थांश क्या है, निर्देशांक क्या होंगे, भुज कोटि क्या है, ये सारी चीजें हमने 9th या 10th में देख ली थी। अब देखो बेटा थोड़ा बहुत और जान लेते हैं इनके बारे में। कुछ आप लोगों ने सूत्र पढ़े थे जो अपने बीच में कई काम में आ सकते हैं कई बार। हाँ बच्चों, अब देखो पहला सूत्र आपने पढ़ा है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या कहता है कि दो बिंदु P जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हैं, दो बिंदु P और Q जिनके निर्देशांक क्या हैं? x1 y1 और x2 y2 हैं, तो PQ कितना हो जाएगा? बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इकाई। ये दूरी सूत्र है। उसके बाद में आपने 10th क्लास में पढ़ा था विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या है बेटा? इसमें दो प्रकार के सूत्र पढ़े थे आपने। पहला है अंतः विभाजन। तो अंतः विभाजन क्या है? कोई रेखाखंड AB है जिसमें A के निर्देशांक हैं x1 y1 और B के निर्देशांक हैं x2 y2। बिंदु कोई P है जो इस रेखाखंड AB को, अब कुछ किताबों में तो अनुपात मिलता है बेटा m1 अनुपात m2, कुछ किताबों में अनुपात मिलता है m अनुपात n। तो आपने जैसे भी पढ़ा है वैसे देख लेना। मैं इसको m अनुपात n मान रहा हूँ और बिंदु P के निर्देशांक क्या हैं? x, y। तो रेखाखंड AB को m अनुपात n में विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं अपन? x तो होता है बेटा mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और y कैसे ज्ञात करेंगे? my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। अगर किसी बच्चे ने m1 m2 से याद कर रखा है तो क्या हो जाएगा? x निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसी में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या?
यदि P AB का मध्य बिंदु हो, यदि P AB का मध्य बिंदु हो तो क्या हो जाएगा बेटा? तो इस स्थिति में देखो, ये जो A है इसके निर्देशांक तो क्या है, x1 y1 है। जो B है उसके निर्देशांक क्या माने अपन ने, x2 y2। जो P है वो बिल्कुल मध्य में, इस बार मध्य बिंदु है। तो अगर ये मध्य बिंदु है तो क्या करेगा, इस रेखाखंड को 1:1 में विभाजित करेगा, मतलब जिधर जितना ये उतना ही है। तो अगर m की जगह भी 1 और n की जगह भी 1 रख दें इस सूत्र में, तो देखो 1 से x2 को गुणा करेंगे x2, 1 को x1 से गुणा करेंगे तो x1, तो ऊपर तो क्या आ गया x1 प्लस x2 अपॉन में 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2। तो x निर्देशांक क्या हो जाता है बेटा, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। मतलब x निर्देशांक कैसे निकालोगे, दोनों x निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, दोनों y कोऑर्डिनेट को ऐड करके जोड़ के 2 का भाग दे दो। ये बात होगी अंतर विभाजन की। दूसरा सूत्र क्या है, बाह्य विभाजन। इसमें क्या है, कंडीशन सारी सेम है, बस P अंतर विभाजित करा मतलब वास्तव विभाजित करा वो बाह्य विभाजित करेगा। तो यहाँ क्या होगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बस इतना सा अंतर होगा और कुछ नहीं है। तो ये रेखाखंड AB है जिसमें A के कोऑर्डिनेट तो है बेटा x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट कितने हैं x2 y2। अब इसी AB को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, कहाँ तक, बिंदु P तक, जिसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक क्या है x, y है। और ये बिंदु P इस रेखाखंड AB को m/n में बाह्य विभाजित कर रहा है। मतलब अगर AP m है तो BP कितना हो जाएगा n। यहाँ भी तो देख लो बेटा, AP बट्टे BP कितना है, m बट्टे n ही तो है। तो यहाँ भी AP बट्टे BP कितना है, m बट्टे n है। ये वास्तव में विभाजित कर रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में है, कहीं ना कहीं मध्य में है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, अंतर विभाजन। ये वास्तव में AB पे विद्यमान नहीं है, लेकिन उसी अनुपात में विभाजित कर रहा है। कब, जब AB को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार के विभाजन को बोलते हैं बाह्य विभाजन। तो इस स्थिति में जो बिंदु P है उसका x निर्देशांक क्या हो जाएगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन में m माइनस n, और y निर्देशांक क्या हो जाएगा my2 माइनस में ny1 अपॉन में m माइनस n। बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये बात होगी किसके लिए, विभाजन सूत्र के लिए। अब देखो, चलो और एक बार मिटा देता हूं इसको। दूरी सूत्र से आपने क्या क्या सिद्ध किया था, हाँ बच्चों, दूरी सूत्र से 10th में आपने क्या क्या सिद्ध किया था। एक तो 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त, उसको दूसरे तरीके से भी बताएंगे। 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त, संरेख होने की शर्त। अब देखो बेटा, संरेख का मतलब क्या होता है, पहले तो सम प्लस रेख, समान रेखा। अगर देखो 2 बिंदुओं से, आप 2 बिंदु कहीं भी बना लो अपनी मर्जी से, उन 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली जो सरल रेखा वो तो हमेशा मिल ही जाएगी। अब मैं तीसरा बिंदु भी बना रहा हूँ। अगर जैसे मान लो ये 2 बिंदु हैं, तो इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा तो अपनी खींच सकते हैं, ये हो गई। अब मैंने एक तीसरा बिंदु ले लिया, क्या वो तीसरा बिंदु भी इसी सरल रेखा पे है क्या? अगर है
तो तीनों बिंदु समान रेखा पे आ गए, इसलिए उनको क्या बोलेंगे, संरेख। नहीं है तो संरेख नहीं है। तो संरेख बोलते किसे हैं? यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा पे या समान सरल रेखा पे विद्यमान हो तो उन बिंदुओं को क्या बोलेंगे अपन, संरेख बोलते हैं। दूरी सूत्र से संरेख होने की शर्त कैसे आती है? मैं मान के चल रहा हूं कि तीन बिंदु अपने को इस क्रम में दे रखे हैं। किस क्रम में? ए, बी और सी। अगर ये तीनों एक ही सरल रेखा पे बेटा तो ए बी प्लस बी सी किसके को लाना चाहिए? ए सी के बराबर आना चाहिए। तो तीन बिंदुओं का संरेख होने की शर्त क्या है? अगर आपको तीन बिंदु दे दिए तो उनमें से क्या करो, दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो। ए और बी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी, ए और सी के बीच की दूरी। कोई भी दो दूरियों का योग अगर तीसरी के बराबर आ रहा है तो तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे? संरेख हो जाएंगे। उसके बाद में आपने दूरी सूत्र से और क्या पढ़ा था? क्या आपको कोई चतुर्भुज दे दिया किसी भी टाइप का जिसमें चारों शीर्षों के निर्देशांक आपको दे दिए और चतुर्भुज का प्रकार पूछा था, कौन से प्रकार का चतुर्भुज है, तो उसके लिए क्या क्या शर्त थी? जैसे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है बेटा? आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होती हैं लेकिन विकर्ण समान नहीं होते। तो ए बी किसके बराबर होगा? सी डी के। बी सी किसके बराबर होगा? ए डी के। परंतु विकर्ण ए सी ये बराबर नहीं होगा। मैं ए सी बना देता हूं और ये बी डी बन गया। विकर्ण ए सी विकर्ण बी डी के बराबर नहीं होगा। फिर किसी चतुर्भुज को आयत कब कहेंगे? जब उसकी आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की हो और विकर्ण भी समान हो। तो ए बी तो होना चाहिए सी डी के बराबर, बी सी होना चाहिए ए डी के बराबर, तथा विकर्ण ए सी किसके बराबर होना चाहिए? विकर्ण बी डी के बराबर होना चाहिए। ये हो गया आयत। फिर थर्ड, समचतुर्भुज की क्या शर्त है? समचतुर्भुज सही लिखा, इसमें गड़बड़ कर दिया क्या? समचतुर्भुज में क्या होगा? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हो लेकिन विकर्ण समान ना हो। तो समचतुर्भुज कब बन जाएगा? ये बनेगा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी हो, परंतु विकर्ण ए सी बराबर नहीं हो किसके? विकर्ण बी डी के। और चौथा जो प्रकार है वो देखा था वर्ग के लिए। वर्ग में क्या था? चारों भुजाएं समान लंबाई की और विकर्ण भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी और विकर्ण ए सी किसके बराबर होना चाहिए बेटा? विकर्ण बी डी के। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने भुजाएं समान लंबाई की हो, विकर्ण अलग अलग हो, समांतर चतुर्भुज। आमने सामने भुजाएं समान लंबाई की हो, विकर्ण भी समान हो, आयत। चारों भुजाएं समान लंबाई की हो, विकर्ण समान नहीं हो तो समचतुर्भुज। चारों भुजाएं समान लंबाई की हो और विकर्ण भी समान हो तो उसको क्या कहेंगे अपन? वर्ग कहते हैं। यह आपने दूरी सूत्र से संबंधित देख लिया था बेटा। अब देखो 2 पॉइंट और बता देता हूं मैं जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। उसके बाद सरल रेखा की बारी।
हाँ बच्चों, अगली जो हेडिंग है इसी में है जो आप पहले पढ़ चुके हो, नया कुछ नहीं बता रहा हूँ बेटा फिलहाल में। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अपने को कोई त्रिभुज दे रखा है ABC, इसके शीर्षों के निर्देशांक बेटा x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो जो त्रिभुज ABC है इसका क्षेत्रफल, AR मतलब एरिया, और ये त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा में x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2। ये चक्रीय क्रम में चलता है बेटा, 1 2 3, फिर 1 को आगे ले आओ तो 2 3 1, अब 1 2 को सबसे आगे ले जाओ तो 3 1 2। तो देख लो 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2। बाहर तो आएगा x1 x2 x3, अंदर क्या आएगा, y वालों का, y निर्देशांकों का अंतर, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2 वर्ग इकाई। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, ये जो मान ज्ञात कर रहे हो अगर बाई चांस कभी ऋणात्मक आ गया तो वहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, अतः इसका निरपेक्ष मान लेने पर। उसके बाद में 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त, 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त अभी भी आपने पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, AB प्लस BC बराबर AC वाला, कोई भी दो दूरियों का योग तीसरी के बराबर आए तो। अब यहाँ इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से अगर मान लो ये बिंदु A B और C तीनों, जैसे C यहाँ पे आ गया, एक ही सरल रेखा पे आ गए, तो उनसे कोई त्रिभुज बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसका मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त क्या होती है, जो त्रिभुज ABC है उसका क्षेत्रफल कितना करना है, 0। तो जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो 2 भाग में इधर गुणा में आएगा, 2 गुणा 0 भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब सीधे सीधे शब्दों में आप ये बोल सकते हो x1 गुणा में y2 माइनस y3 प्लस x2 गुणा में y3 माइनस y1 प्लस x3 गुणा में y1 माइनस y2। ये मान कितना मिलना चाहिए, ये 0 होना चाहिए बेटा। तो ये द्विविम निर्देशांक ज्यामिति का परिचय हो गया जो आप 10th क्लास तक पढ़ चुके हो। तो अब इनमें से अगर बीच में से कुछ भी अपने को कहीं जरूरत पड़ेगी सरल रेखा में, तो वो दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप ऑलरेडी अच्छे से जानते हो ये सब। तो ये 2D के बारे में बेसिक जानकारी कंप्लीट हो गई। अब अपन स्टार्ट करेंगे सरल रेखा के बारे में। हेलो बच्चों, अपनी अगली हेडिंग है रेखा की ढाल। ये सरल रेखा की पहली हेडिंग है। सरल रेखा के बारे में शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने को जानना पड़ेगा कि रेखा की ढाल क्या होती है, स्लोप ऑफ ए लाइन। तो अब रेखा की ढाल के बारे में जानते हैं बेटा। मैं ये कार्तीय तल बना रहा हूं, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। क्या है ये, कार्तीय तल। अब मैं ये कोई सरल रेखा ले रहा हूं एल। अब ये जो सरल रेखा है वो एक्स एक्स के साथ में क्या कर रही है बेटा, 2 कोण बना रही है। एक कोण तो ये थीटा, और ये दूसरा कोण क्या है, 180 डिग्री माइनस थीटा।
ये जो कोण है वो किस प्रकार से बना हुआ कोण है बेटा? एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में बना हुआ कोण। धनात्मक दिशा से क्या मतलब है वो समझो। देखो अपने पास यहाँ पे दो प्रकार की डायरेक्शन है, एक तो घड़ी की सुई की दिशा और एक घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। घड़ी की सुई की जो दिशा है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, घड़ी की सुई ऐसे चलती है, उसकी विपरीत दिशा में ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या बोलते हैं अपन? वामावर्त दिशा। और क्लॉकवाइज को क्या कहेंगे? दक्षिणावर्त। इसको बोलते हैं बेटा पॉजिटिव सेंस, सकारात्मक, और ये नेगेटिव सेंस है। मतलब जब अपन कोण का मापन करते हैं, अगर कोण का माप अपन क्लॉकवाइज, देखो कोण होता क्या है? जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण का निर्माण करती हैं। अब इसमें से क्या है, एक तो रहती है प्रारंभिक भुजा कोण की, और एक दूसरी क्या होती है? घूर्णन भुजा रहती है, जो क्या करती है? जो शीर्ष होता है, जिस बिंदु से दो किरणें निकलती हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? कोण का शीर्ष कहते हैं, उस शीर्ष के साथ क्या करती है? घूर्णन करती है। अब वो घूर्णन क्या हो सकता है? या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की तरफ होगा तब तो धनात्मक लेके चलते हैं, और अगर जो घूर्णन है वो क्लॉकवाइज होगा, घड़ी की दिशा मतलब दक्षिणावर्त दिशा में होगा, तो कोण का जो मापन है वो क्या मान के चलेंगे अपन? नेगेटिव में, ऋणात्मक में मान के चलते हैं। जैसे मैंने बोल दिया +30 डिग्री बनाओ और एक -30 डिग्री, तो +30 डिग्री का मतलब क्या है? डी से अपन बनाएंगे क्या? चांदे से 30 डिग्री का कोण ही बनाएंगे, और -30 डिग्री में भी क्या करेंगे? चांदे से 30 डिग्री का कोण ही बनाएंगे। तो फिर अंतर क्या आ जाएगा? अंतर दिशा का आ जाएगा। अगर अपने दिशा ऐसे दे दी तब प्लस का 30 हो गया, दिशा ऐसे दे दी तो माइनस का 30 डिग्री हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं अपने? धनात्मक दिशा। तो यहाँ ये जो सरल रेखा है वो एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में क्या कर रही है? थीटा कोण बना रही है। एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में बनाया गया जो कोण है वो उस सरल रेखा का क्या कहलाता है बेटा? झुकाव कहलाता है। ये जो थीटा है वो थीटा ही सरल रेखा का क्या होगा? झुकाव, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। और अगर इसका टेन ले लेंगे, टेन थीटा, तो उसकी उस सरल रेखा की ढाल कहेंगे। तो ये दिमाग में बिठा लेना। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस से मतलब क्या? धनात्मक दिशा से मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा है। ये धन दिशा, ये ऋण। तो इसमें कोण के मापन का ध्यान रखना। वैसे तीसरी प्रश्नावली आप लोगों ने कर लिया है त्रिकोणमिति में।